जैसे कि आप आज करीमुल्लाह शाह दरगाह में आपने जो ये प्रोग्राम किया है, आपके जो यहाँ पे जितने भी आपने मेंबर लिए हैं, उसमें कितने एजुकेटेड्स हैं? कैसे आप फिर अगेन आपको अगर जीत लेते हैं, तो आप कैसे फिर अंजुम इस्लाम को सँभालेंगे और जो बच्चे जेल में गए, ख़ास करके उनको कैसे निकालेंगे? देखिए, अब इससे पहले मैं जो स्पीच किया हूँ या हमारे सदर साहब जो स्पीच करे हैं, इसमें 100% सच्चाई है, झूठ इसमें कुछ है नहीं। अब रही बात डेवलपमेंट करने की, जैसा कि हमने बताया कि शुरू शुरू में फ्लड का मामला आया, हमें वो फेस करे। उसके बाद NRC CA आया, वो फेस करे। उसके बाद कोरोना आया, लॉकडाउन आया, वो हमें फेस करे। क्यों बोले तो कोरोना लॉकडाउन जब आया तो कॉलेजेस बंद, स्कूल बंद, फीस बंद, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बंद, हॉल की इनकम बंद। उसके बावजूद भी हमें टीचरों को पगार देने के बारे में बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। उसके बावजूद भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे हमें। ऐसे जो जो भी फेस करने का जब मौका आया तो हमें फेस करे। जैसा कि तुम्हें बच्चों के बारे में बोले, शुरू से लेकर हमें तकरीबन 1 साल तक बच्चों को खाने के लिए हर महीना एक तरफ 8,000 एक तरफ 2,000 रुपये डालते रहते थे। मैं एक महीने को 3 लाख रुपये होते थे। हाँ, एक महीने को 3 लाख हर रुपये। एक जो मेंबर है, उसको अलग-अलग से डालते थे सर? नहीं, पूरा एक गुलबर्गा की जेल के अंदर हम डेली 8,000 रुपये डालते थे। और एक जेल के अंदर मैं हफ्ते में एक बार देते थे। अच्छा, ये किस लिए देते थे सर, खर्चा? खाना खाने के लिए अच्छा, बच्चों को। खाने के लिए हाँ, देते तो थे। क्यों बोले तो गवर्नमेंट से वहाँ पे खाना नहीं दिया जाता? गवर्नमेंट से खाना दिया जाता था, वो हमारे बच्चे खा ही नहीं सकते वो खाना। अच्छा, क्या देते थे सर वहाँ पे? क्या पतली दाल, 2 चपाती और वो चावल तो ठीक रहता नहीं था वहाँ। अच्छा। जब हमें ये इंतजाम करने के बाद हमारे बच्चे वहाँ पर कितना अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक निज़ाम बंदियारा हमारे बाजू है। हाँ, वहाँ पर तकरीबन 1 साल 9-10 महीने तकलीफ काट के जमीन पाई सो है। और बच्चों को हम जमीन पे छुड़ाने के लिए बड़ी हमें मेहनत करे सो है, आज भी कर रहे हैं। सर, ये जामीन का मतलब क्या होता है? ज़रा ज़रा आवाम को बताइए सर, जामीन का मतलब क्या होता है? जामीन का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे जब अंदर गए, अभी इनके ऊपर अभी केस चलना है। केस तो चल रहा है, हाँ, ट्रायल चलना पड़ता। अब इससे पहले हम जामीन पे इसलिए लाते हैं बच्चों को हमारे कि ये बच्चे हमारे निर्दोष है, इनको जामीन दो। अच्छा, जामीन का मतलब सिक्योरिटी देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है सर? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में से जब 40 पे 5 बच्चे हैं, 30 पे 5, सॉरी 30 पे 5 बच्चे हैं, तो एक एक 50,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ा। जामीन जब अलाउ हुई तो जामीन देने के बारे में 1,50,000 रुपये देना पड़ा। वो आली जनाब जमीर अहमद खान साहब थे। उसके बाद यहाँ जो लोकल कोर्ट के अंदर उनको फिर बॉडी वारंट हो गया। बॉडी वारंट इसलिए हो गया कि एक के ऊपर 15 मारे सो केस अलग है, वो आतंकवादी का केस अलग है, जो NIA में छूट करे बच्चे। ये उसके बाद बॉडी वारंट में इनको एक बच्चे को 4-4, 5-5 केसा। फिर इन सब आकर हमने बोलने के बाद मैं खुद जाके 2 दिन कोर्ट में ठहर के 40 पे 5 बच्चों को जमीन देकर आया हूँ। फिर ये हमारा काम नहीं है क्या? सर, वो घटना हुई थी, घटना घटी थी, उस वक्त वहाँ पे सदर मौजूद नहीं थे बोल के आवाम बता रही है। देखिए, सदर को आराम नहीं था, वो उनको भी फोन गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करके बताया, अल्ताफ कित्तूर तुम्हें कहाँ है, हमारे ऑफिस पर उसको देखो, तुम्हें जल्दी पुलिस स्टेशन में पहुंचो बोल कर। मैं खुद वहाँ पर पुलिस स्टेशन में पहुंचा और जो हमारे बच्चे जो मांग कर रहे थे, यानी कि उसे इमीडिएटली अरेस्ट करना, उसे सजा दिलाना करके, तो मैं जाके पुलिस कमिश्नर साहब को बात किया, ACP को बात किया। मैं जाके पूछा उनको, उसे अरेस्ट क्यों नहीं है? अभी अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट हो गया उन्हें, तुम्हें FIR हमें करने की रेडी है, तुम्हें इसे देते हैं कंप्लेंट देकर बोले। जो रफीक पिंजार बोल के उसके तरफ से मैं कंप्लेंट कराया और उसी को आरोप को बनाया गया इस केस में। जो जामीनदार थे, हम लोग जो साक्ष्य देते कारदर्श, वो साक्षी वाले को भी इसमें आरोपी बनाया गया। यानी कि BJP गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी थी कि मुसलमानों को किसी तरह से हरासमेंट करना, वो बहुत बड़ा हरासमेंट हुआ। सर, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की उसमें पॉलिसी थी बोल रहे हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या करेगी सर? क्योंकि इसमें तो कोर्ट का मामला रहता है। कोर्ट जो भी है, चार्जशीट जो पेश किया जाता है पुलिस के जरिए से, तो वो कोर्ट डिसाइड करती है। तो इसमें पॉलिटिक्स का मामला कहाँ से आता है सर? पॉलिटिक्स का मामला कहाँ से आता, बताता हूँ मैं। देखो, वहाँ पर तो सिर्फ खतरा हुआ था। अब पत्थर कौन मारे ये नहीं मालूम, मुंह को कपड़ा बल्ले को मार रहे थे, लाइट चले गया,
अच्छा डैमेज क्या हुआ था वहाँ पर? जीप को कुछ पथराव हुए थे, पुलिस स्टेशन में 2-4 पथरे पड़े थे, 10 पथरे पड़े थे, हाँ, या पुलिस के ऊपर एक 10 पथरे पड़े थे। तो ये पथरे पड़ने की वजह से इनके ऊपर टेररिस्ट आतंकवादी का केस लगाया नहीं जाता। ये बीजेपी के गवर्नमेंट वाले, होम मिनिस्टर और प्रहलाद जोशी मिलकर ये बच्चों को 15 दिन महीने के बाद जो है आतंकवादी टेररिस्ट का केस लगाया गया। मैं समझता हूँ पूरे इंडिया के अंदर 500 लोगों को आतंकवादी टेररिस्ट केस में पकड़ा नहीं गया, मगर हुबली शहर के अंदर 150 लोगों को पकड़ा गया। अच्छा, अपोजिशन का ये भी कहना है कि अगर आप तुरंत जैसे ही 160 जो बच्चों को अरेस्ट किया गया करीबन करीब, उसी वक्त अगर आप जा करके प्रहलाद जोशी को मिल करके आप अगर छुड़वा सकते थे तो उस वक्त ही वो छोड़ देते थे, तो आप डिले क्यों किए सर? किसकी कोताही हुई इसमें? मैंने डिले नहीं किए, हम जहाँ जहाँ जाना था सब जगह जाकर हम कहाँ भी अपोजिशन का तो कहना ऐसा है सर। नहीं हम गए आप थे, कुछ कोशिश नहीं किए बोल रहे हैं। प्रहलाद जोशी के पास भी गए थे, जगदीश शेट्टर के पास भी गए थे, बीजेपी गवर्नमेंट को भी हमें अप्रोच है। हमने सिर्फ हमारे बच्चों को छुड़ाना था, मगर वो पॉलिटिकल प्रेशर लाकर जो है टेररिस्ट आतंकवादी का केस लगाकर ऑलरेडी हमारे बच्चों को बुक कर चुके थे। अब वो हमें जाकर बोलने में नम गया ये नहीं ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನಾಗ यूएपी केस हत्ती नमगेन ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ। फिर हमें बड़े बड़े वकीलों की भी बात करने के बाद उन्होंने वही बताया ये केस के अंदर उतना आसानी से छुटकाना आसानी नहीं है। हमें कोशिश करते हैं, बोले हमें वही उम्मीद के ऊपर जो है बड़े बड़े लॉयर को पकड़ के हम कोशिश करें। अल्लाह के फजल से 40-5 लोग आ गए इस बार। अच्छा, अभी इसी तरीके से 2024 का जो इलेक्शन है किस बेस पर आप लड़ना चाहते हैं? आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा बोले तो देखिए, पहले हम जब 2009 से लेकर 12 तक हमें जब अहदे पे थे तो 8 एकड़े 10 गुंठे हमने जगह लेकर रखी है। कहाँ लिए थे सर जगह? ये जो जगह बादशाह की दरगाह है उसके बाजू में सरेवाड़ी के अंदर हमने लिया हुआ है। आज करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई। वो प्रॉपर्टी को जो 6-7 साल जो थे अहदे पे उन्होंने उसे इस्तेमाल नहीं किया। अब हम उसको इस्तेमाल करने वाले थे, मगर ये हमारे सामने बहुत सारी चीजें आते गए, हम फेस करते गए, उसके वजह से हम लोग उस काम को अंजाम ना दे सके। अच्छा, इसी तरीके से अपोजिशन का कहना ये भी है कि जो एजुकेशन जो है नेहरू कॉलेज की हो या प्राइमरी स्कूल की है, नर्सरी स्कूल की हो, जो भी जितने भी कॉलेज है वहाँ पर जो एजुकेशन का जो ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है करके ऐसा आप पर आरोप है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखो बिल्कुल है, ये तो देखो अपोजिशन वाला का काम ही ये है। उनको मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके थ्रू, वो ना बच्चों के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम किए, ना जब वो अहदे पे थे ना वो काम किए। और हमें तो अभी वो सवाल ही नहीं होता। अब इतना अच्छा हम बेहतर से बेहतर वहाँ बच्चों की एजुकेशन दे रहे हैं। LKG से लेकर PG तक जो है अभी बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग। अब उनका क्या है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाना है, इल्जाम लगाने का काम करते हो। आओ को ना हमारे सामने आगे प्रैक्टिकल विजिट करोगे ना, उनको पता चलेगा। आज जो है LKG UKG जो है गवर्नमेंट के बच्चे जिस तरह से बड़े स्कूलों में जाते हैं उसी तरह से हमारे वहाँ आज बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, नेहरू कॉलेज से पढ़ने के बाद में कितने बच्चों ने मेडिकल में, कितने बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया सर? आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी जो नेहरू कॉलेज में आप आने के बाद में बहुत सारा ग्राफ बढ़ा, एजुकेशन का ग्राफ बढ़ा, आप बता रहे हैं। तो अगर आपका ग्राफ बढ़ा है तो फिर मेडिकल में कितने बच्चों का दाखिला हुआ है सर? इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने बच्चों का? इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके थे। मेडिकल कॉलेज के बताइए। इंजीनियरिंग कॉलेज तो हमारे पास आए नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, ले चुके हैं। मेडिकल में भी ले चुके हैं, हमारे बच्चे। ऐसा नहीं है कि मेडिकल में नहीं ले करके। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, मेरे पास अभी वो लिस्ट नहीं है। और बहुत सारे बच्चे MBBS नहीं बने तो भी BHM बच्चे हमारे डॉक्टर बन रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से अभी जो भी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो पेरेंट्स जितने भी हैं वो फीस बराबर से अदा करते हैं या आप उनको माफ कर देते हैं सर? फीस तो अदा करते हैं। हमारे मुत्तवल्ली हजरात जो होते हैं हुबली शहर के, अगर कोई बहुत ही गरीब है, गरीब बच्चा है, गरीब तबके का बच्चा है तो वो रिकमेंड करते हैं। उसके मुताबिक हम लोग जितना हो सके उतना जो है हम लोग उनको कम करने की कोशिश करते हैं। अभी आपके जो नंबर जो है वो किस काबिलियत से है सर? किस चीज में आवाम वोट डालेगी उनको? डालने की वजह क्या होगी? देखिए, हमारे सोनू साहब सदर साहब है, 2 बार वो सदर रह चुके हैं।
इससे पहले वो सेक्रेटरी रह चुके हैं, उससे पहले एबी के मेंबर रह चुके हैं। और मेरा तजुर्बा है, मैं इससे पहले हॉस्पिटल बोर्ड का सेक्रेटरी था, अभी इस बार जो है मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। अब हमारे वहाँ जो एजुकेशन बोर्ड के अंदर जो है सभी तजुर्बाकार लोग पहले के 4 है, फिर नए से जो है वेल एजुकेटेड लोगों को हमने हॉस्पिटल बोर्ड में लिया हुआ है। अच्छा सर आवाम हॉस्पिटल का जो चीज आपने बताया, तो हॉस्पिटल जो उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारा हॉस्पिटल, तो अब उसका अंदाज नहीं कर सकेंगे। पिछले वालों को जाकर रिकॉर्ड देखिए, वो 6-6 साल 7-7 साल रह के कितना वो हॉस्पिटल को सुधारे, पूछिए उनको। अब हम तो हॉस्पिटल को इतना अच्छा डेवलप किया है, हमारा खुद का मेडिकल शॉप है। आज 10% हमें गोर गरीबों को डिस्काउंट करते हैं, और भी ज्यादा होना रहा तो वो भी डिस्काउंट करते हैं। और हमारे वहाँ पेशेंट आगे ट्रीटमेंट करके जाता है, कोई जमात वाले रिकमेंड करते हैं तो मैं वहाँ भी उनको डिस्काउंट करते हैं। कोरोना के टाइम पर तो आपने कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं दिया, अभी केएमसी तो अप्लाई दिया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं बता रहे हैं। नहीं नहीं, केएमसी को जाने के पेशेंट केएमसी को गए, जो हमारे वहाँ आने के पेशेंट क्यों गए? हमारे हॉस्पिटल को परमिशन नहीं था कोरोना के केसा के, उसके बावजूद भी हम सवाल से पेशेंटों को लेकर हम इलाज करा के भेजे हैं। कुछ लोग तो हमें गिफ्ट दिए हैं। डायलिसिस सेंटर वहाँ है। और एक जो हेलीकॉप्टर दरगाह का जो मैटर था, फैसला जो ये होना था, तो गिराने में अपने हाथ है बोल के पोस्ट पार्टी वाले दिखा रहे हैं। ये आली जनाब इंडस गिरी साहब है ना, उनकी लीडरशिप के अंदर बैरूर कप की दरगाह अंडर में थी। उसके सदर जो है मुन्ना हेब्बड़ी बोलकर 7-8 साल से वो कोशिश करते रहे, मगर वो नाकाम होने के बाद अंजुमन को आप अप्रोच हुए। अप्रोच होने के बाद हम अंजुमन उनको भरपूर ताउन किया, यहाँ तक कि हम लोग जिस दिन दूसरे दिन वो शहीद करने वाले थे, उस दिन जो हम यहाँ से अंजुमन के पूरा हमें ऑफिस बेरस मिलकर और मोतेबर लोग मिलकर जाकर जो है हम सिद्धरामैया साहब को फोन करके सिद्धराम साहब ने जाके बैठ के बसवराज बोम्मैया जो चीफ मिनिस्टर थे उनको बात करा के हम किसी भी कीमत में रोको करके बोल गए हैं हमें, हमारा रोल उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा इसी तरीके से और एक सवाल है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, आवाम का सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है। जिस दिन आप सीएम बोम्मैया के पास गए थे, बसवराज बोम्मैया के पास जब गए थे, तो वहाँ से एक तस्वीर आपकी शाये हुई थी जो वायरल हुई थी, तो उसमें आप सभी लीडर जो जितने भी अंजुमन के लीडर्स हैं वो मुस्कुराते हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं सर, क्यों मुस्कुरा रहे थे सर? हम तो मुस्कुराए नहीं, हमने बताया गया था कि चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करना है। ये किसी तरफ से आई थी? यही आदि जनाब इंडस गिरी की तरफ से और मुन्ना हेब्बड़ी की तरफ से हमें बुलाया गया वहाँ बुलाया गया। और वहाँ जाने के बाद जो है मुन्ना हेब्बड़ी और इंडस गिरी के फादर्स जो है जाके सीएम साहब को जो है गुलपोशी करे, इंडस गिरी साहब को गुलपोशी किए, वो फोटो आई हुई है, देखिए आप। हम मुस्कुराते हुए आए नहीं, हमने तो अफसोस हुआ वहाँ पर। कहना ऐसा है कि आप मुस्कुरा रहे थे जाकर? वही तो बोल रहा हूँ, इंडस गिरी साहब क्यों शाल डाले पूछो सीएम के बाजू ठहर के। इंडस गिरी को मेरा सवाल है, बाजू सीएम के बाजू ठहर के शाल डाल रहे हो, शाल डालने वाले कौन थे? उन्हीं के लोग मुन्ना हेब्बड़ी थे, तो हमारा कहाँ से सवाल आता? हम लोग मुस्कुराते आए बोलकर। इस बार आप किस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं सर? इस बार आप जो है आप किस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हूँ। बहुत शुक्रिया।